प्रिया, कपड़े सुखाने के लिए डाल देना। माझी ऑनलाइन क्लास शुरू हो तो है, वरना मैं ही डाल देती। आई, मैं खाना बना रही हूँ। खाना बनाने के बाद डाल देना। क्यों आई? सारे काम प्रिया ही क्यों करेगी? नुपुर तो घर में एक भी काम नहीं करती, उसे भी बोल सकती हो ना। हर्ष, तुझे पता है ना, नुपुर टेरेस पे नहीं जाती, प्रॉब्लम है उसे। वो खुद एक प्रॉब्लम है, ये सारे काम ना करने के बहाने। आई मी सांग, तो उसे घर के बाहर निकाल, तब जाके इस घर में शांति होगी। पहले ही उसने इतना बड़ा कांड करके रखा है। आई, मैं निकते, बाय। बस करो ये जॉब का ड्रामा। शुरुआत की जर्नलिज्म से और अब सेल्स में। 3 महीने में तीसरा जॉब है तुम्हारा ये। तुम्हारी सच्चाई सामने आएगी ना, तब इस जॉब से भी निकाल देंगे तुम्हें। हर्ष, नुपुर बहन है तेरी, इज्जत करो उसकी। और अगर नहीं कर सकते तो तुम और प्रिया इस घर से जा सकते हो। यस मिस्टर मेहता, हाँ देख रहा हूँ। प्रशांत सर। हाँ जी करता हूँ भैया। हाँ सर, ये लास्ट 3 मंथ्स की सेल्स रिपोर्ट है, आप चेक कर लीजिए। सब ब्रांचेस किए? हाँ सर, इसमें ग्रॉस और नेट दोनों फिगर्स कंपाइल है। लुक्स गुड, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सर प्लीज लीव। रूफटॉप कर दी लंच डेट। मैं अपना टिफिन लाती हूँ और मैं डेट पर नहीं जाती। सर प्लीज लीव। सर प्लीज प्लीज। अपने बॉस को मना कर दिया तो एक कंप्लेन और जॉब नहीं समझो। प्लीज देखिए नुपुर, आजकल तो सभी रेटिंग पे जाते हैं, एक बार वापस सोच ले। यार हेमा, आजकल कोई प्यार से बात भी करता है ना तो डर लगता है मुझे। एक तो ये प्रशांत, जब से जॉब ज्वाइन की है मैंने तब से पीछे ही पड़ गए हैं मेरे। मुझे तो लगता है ये जॉब भी छोड़नी पड़ेगी। यार देख, तूने उन्हें प्यार से मना कर दिया है ना, अगर वो परेशान करेंगे तो हम कंप्लेन कर देंगे। जॉब क्यों छोड़नी है तुझे? कंप्लेन? यार तुझे अच्छे से पता है ना कंप्लेन्स का होता क्या है। यार इट इज सो अनफेयर नुपुर, तुम्हारी पास्ट की लाइफ की वजह से ना ही तुम अपना प्रेजेंट जी पा रही हो, ना ही फ्यूचर की सोच रही हो। आई होप कि तू अपने पास्ट ट्रॉमा से जल्दी बाहर आ जाए और अपनी आगे की लाइफ एंजॉय करे। ऑटो। नुपुर चलो, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। नुपुर, आई लव यू। सर? हाँ देखो, मैं तुम्हारे साथ कोई टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। एंड इफ ऑल गोज वेल, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। आई मीन आप बहुत अच्छे हैं सर, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। सॉरी। क्यों नहीं कर सकते? हाँ, कोई बॉयफ्रेंड है बॉयफ्रेंड? मैं नहीं कर सकती आपसे शादी, नहीं कर सकती। देखो सुनो, तुम्हारी एक ना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकती है, बता रहा हूँ मैं। धमकी दे रहे हो ना सर आप मुझे? बट आई नो माई राइट्स। अगर एक कंप्लेंट कर दी ना तो आपका करियर बर्बाद हो सकता है। नरेश पाटिल, फिर पहले ना हम क्लोज रिलेटिव्स की लिस्ट बना लेते हैं शादी के लिए, उसके बाद इन लोगों को। हाँ पहले आप लिख। ठीक है। किसकी शादी? तेरी शादी। और किसकी शादी? बहुत अच्छा रिश्ता आया है तेरे लिए नुपुर। आई, तुझे तो अच्छे से पता है ना मेरी हालत क्या है, फिर भी तू शादी की बात कर रही है। पहले एक बार लड़के का नाम तो सुन ले, इंस्पेक्टर दिनेश जाधव। क्या? नुपुर, शादी करना चाहता हूँ इसलिए तो रिश्ता भेजा है। पर दिनेश, नुपुर, मैंने सब अच्छे से सोच समझ कर ही डिसाइड किया है। तुम मेरे बैकग्राउंड के बारे में अच्छे से जानते हो कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, उसके बाद भी क्यों? उसके बाद ही तो मैंने जाना है नुपुर।
कि तुम और मैं एक दूसरे के लिए कितने परफेक्ट हैं। नुपुर, मैं 4-5 महीने तुम्हारे साथ रहा, तब मैंने जाना कि तुम कितने खूबसूरत इंसान हो। देखो, तुम्हारे पास्ट के बारे में मैं सब जानता हूँ, उसे मैं बदल तो सकता नहीं, लेकिन फ्यूचर में मैं तुम्हें अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में देखता हूँ। दिनेश, पर शादी? नुपुर, मैं बस तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब वो शादी बड़े हॉल में हो या कोर्ट में हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। नुपुर, बस तुम हाँ कह दो, बाकी मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगा। दिनेश, पर क्या तुम श्योर हो मुझसे शादी के लिए? क्योंकि मैं एक और झटका बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। हाँ नुपुर, मैं श्योर हूँ। ये महारानी तो हाँ बोलेगी ही ना। हमको बर्बाद करने में कोई कसर बाकी थोड़ी रखी है इसने। और मैं इस घर की बहू हूँ और मुझसे किसी ने पूछना जरूरी भी नहीं समझा। मैं थोड़ी देर के लिए मैं क्या चली गई, आप लोगों ने शादी पक्की कर ली। मतलब तुमसे काय समझतच नाही। हर्ष, तू हमेशा नुपुर से चिढ़ता था, इसे घर से निकालने की बात करता था, और आज जब इसकी शादी हो रही है तो भी तुम दोनों को परेशानी है। क्योंकि आई मैं तेरी तरह बेटी के प्यार में अंधार नहीं हूँ। शादी में 100 लोग आएंगे, 100 तरह की अलग अलग बातें करेंगे। पहले ही नाक कटवा चुकी है, शादी में रही सही इज्जत भी उतर जाएगी। दादा, इस सब में मेरी क्या गलती थी? ज्यादा भोली मत बन। तेरी अकड़ बेवकूफी की वजह से हम बहुत बर्बाद हो चुके हैं, और मत कर हमें। पापा बस हर्ष, नुपुर की शादी दिनेश से होगी तो होगी। इंस्पेक्टर है वो, रुतबा है उसका, उसका रुतबा देखकर सबका मुंह बंद हो जाएगा। भाई तुम समझा करो। तेरी आई सही बोल रही है हर्ष। इस शादी से नुपुर के और अपने सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और कितना बस लगना चाहिए, तैयारी करो। हाँ, मेरा तो हो गया। अभी लास्ट बाइट तुम खाओगे। अरे ऐसे कैसे, ये भी तुम ही खाओगी? वरना सैंडविच ना खाने के जुर्म में अरेस्ट कर लूंगा तुमको। प्लीज यू नो, खाती हैं? तुम शादी के बाद भी ऐसे ही मेरा ख्याल रखोगे? इससे भी ज्यादा ख्याल रखूंगा मैं तुम्हारा। सच? अच्छा अनुपुर, शादी से याद आया, देखो हम तो चाहते थे कि हमारी शादी सिंपल तरीके से हो, पर आई चाहती है कि हमारी शादी बहुत धूमधाम से हो। मैं समझ सकती हूँ दिनेश, आई की भी तो कुछ इच्छाएं होंगी। अब मेरे लिए उनकी इच्छा क्यों मारना? थैंक गॉड नुपुर कि तुम सब समझती हो। तो फिर तुम अपनी आई और बाबा से बात करना कि वो सभी विधि विधान और सामान तैयार रखें। सामान मतलब? क्या कार और 15 लाख? ए तू उसे जाके बता, तू कहीं की राजकुमारी नहीं है। आई मैं तुला सांगतो, ये शादी में कुछ तो लोचा है। हर्ष, इतना पारा चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। शादी में ये सब होता है, देना पड़ता है। नहीं आई, कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। तूने ही तो सिखाया है ना, दहेज लेना देना दोनों गलत है। हाँ, आई हमारी शादी में प्रिया के घर वालों से कुछ नहीं लिया हमने, बल्कि शादी का खर्चा डिवाइड किया। तो अब क्यों? क्योंकि नुपुर को इस शादी की बहुत जरूरत है। दिनेश के अलावा कोई इससे शादी नहीं करेगा। दहेज का पैसा कहाँ से लाओगे आप? मैं अपनी एफडी तोड़ दूंगी और पीएफ के लिए भी बात करती हूँ। आई तू सब आई, बाबा बाबा बोलते क्यों नहीं? सारा पैसा इस पे खर्च कर देगी ये। मिल गई शांति। पहले इज्जत खत्म की और अब आई बाबा की सेविंग्स खत्म कर रही हो। कौन तुम करोगे और भुगतना हमें पड़ रहा है। इससे अच्छा मर क्यों नहीं जाती? चलो हटो, साइड हो जाओ। नेटकर मॅडम बॉडी चेक करा. ओके सर. गच्चीवर जाऊन चेक कर. अरे क्या हुआ यहाँ? किसी ने कुछ देखा? हाँ साहब, हमने देखा सर। हम इधर बैठ के चाय पी रहे थे, तभी ये लड़की ऊपर से गिरी सर।
आपने इस लड़के को देखा है कभी इधर? नहीं साहब, इसको मैंने कभी नहीं देखा। सर, यस। बॉडी का चेहरा पूरा खून से भरा है, पहचान में नहीं आ पा रही। बहुत हो गया, अब नहीं सहन होता। सुसाइड मेरा फैसला है, कोई और जिम्मेदार नहीं है मेरी मौत का। नुपुर आप्टे। सर, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। उनके फैमिली को आप इन्फॉर्म करोगे या मैं करूं? सर, आगे क्या करना है? आगे क्या करना है हम देखेंगे। मैं सुनील कीलकर, पीआई आजरा पुलिस स्टेशन। नुपुर आप्टे का केस इसके बाद हम टेक ओवर करेंगे। क्यों? क्योंकि नुपुर आप्टे ने तुम्हारे और तुम्हारे भाई दीपक के खिलाफ हमारे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है। देखिए, अब अगर गांवबाग एरिया में रहती है तो वहां के पुलिस स्टेशन में आपको कंप्लेंट करनी होगी। मुझे गांवबाग एरिया के सीनियर इंस्पेक्टर दिनेश यादव की कंप्लेंट करनी है। क्या वो लिखेंगे अपने खिलाफ मेरी कंप्लेंट? सर, एक लड़की तो किसी भी पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट कर सकती है ना? हाँ। तो फिर? अच्छा, आप कौन? मैं हेमा चौहान, नुपुर की दोस्त। लेकिन ये दिनेश यादव के खिलाफ क्या कंप्लेंट करनी है आपको? दहेज की डिमांड, डराना, धमकाना, जान से मार देने की धमकी देना, वो भी ये सब शादी के नाम पर। केस फाइल करके 3 हफ्ते भी नहीं हुए, नुपुर मर गई। तुम भी पुलिस वाले हो, सस्पिशियस नहीं लगता? हमें लगता है डाउरी केस और सुसाइड आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड जरूर है। हमने ऊपर से ऑर्डर लिए, अब ये केस हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। और आप लोग मुझे सस्पेक्ट समझ रहे हैं? पहले केस तुम्हारे खिलाफ था, अब ये सुसाइड। ड्यूटी है, प्रोसेस है, करना तो पड़ेगा ही। वो सुसाइड नोट, पेपर्स और सारे एविडेंस हमें हैंड ओवर कर दो। चिरके। मोरे। यस सर। जो भी मिला है दे दो। ये सर। नुपुर, नुपुर। दिनेश को नुपुर के बारे में सब कुछ पता था। जो भी उसके साथ हुआ, हम लोग बहुत खुश थे कि इतना अच्छा रिश्ता आया है। सब कुछ जानते हुए भी दिनेश ने सामने से रिश्ता भेजा था। कोर्ट मैरिज बोल के हमने नुपुर को भी हाँ करवा ली थी। फिर दिनेश का भाई दीपक आया और दिनेश का असली चेहरा भी तभी सामने आया। 15 लाख और कार मांगी थी उन लोगों ने, वो भी शादी से पहले। पैसे तो मैंने दे दिए एफडी तोड़ के, पर कार शादी के बाद देने के लिए बोला था। नुपुर, क्या हुआ? तुम यहाँ ऐसे? सब ठीक तो है? वही तो मैं तुमसे पूछने आई हूँ, आखिर प्रॉब्लम क्या है? तुमने 2 बार मिलना कैंसिल कर दिया, मेरा फोन नहीं उठा रहे, मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे। कोई गलती हो गई क्या मुझसे? नहीं नुपुर, तुम गलत नहीं हो। नुपुर, गलत मैं हूँ, मेरा पूरा परिवार है। मेरे परिवार वालों को और दहेज चाहिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे समझाऊं। कल आई से मेरा झगड़ा भी हुआ था। आई कहती है कि अगर वो मेरी शादी करवाएंगी तो अपने मन से करवाएंगी, वरना शादी पे नहीं आएंगी। नुपुर, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तुमसे क्या कहूं? फिर मैं और नुपुर दिनेश की फैमिली से मिलने गए। अरे ऐसी क्या डिमांड की है हमने? मेरा बेटा सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर है, किसी भी घर से आज उसे अच्छी से अच्छी, सुंदर से सुंदर लड़की मिल सकती है, बिना मांगे हमें दहेज मिल सकता है। तर मग तुम्ही माझ्या मुलासाठी एवढं पण नाही करू शकत? देखिए प्रतिभा जी, हम मिडिल क्लास लोग हैं। मेरे पति की जॉब चली गई है, बेटे का बिजनेस ठप है, और वैसे भी आप लोगों ने पहले ही जितना मांगा था उतना ही कर पाना हमारे लिए मुश्किल था, और अब और ज्यादा। भाई, मैंने तो पहले ही कहा था कि लड़की ठीक नहीं है। वो तो मैं गांव गया हुआ था जब दिनेश ने ये सब कर लिया। ऐसा क्या हुआ था नुपुर के साथ? रेप हुआ था मेरे नुपुर के साथ। उसने कंप्लेंट क्यों नहीं की? आप लोगों ने कंप्लेंट क्यों नहीं की? किया था साहब, सब किया था। फिर कोई फायदा नहीं हुआ साहब, वो बहुत पावरफुल आदमी था, इसलिए नुपुर ने केस वापस ले लिया। हमें पता था कि आगे चलकर नुपुर की शादी में बहुत प्रॉब्लम होगी, इसीलिए ये रिश्ता मैं हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। मैं 5 लाख और देने के लिए तैयार हो गई, पर उससे पहले ही मेरे बच्चे, और वो भी कच्ची से कूद कर, मतलब खाए समझत नहीं साहब। वो तो क्या प्रॉब्लम, गच्ची से क्या प्रॉब्लम था? सर, उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता था। मतलब हमारे घर की गच्ची पे भी वो कभी नहीं जाती थी।
पहिल्या माळ्यावर पण नाही जायची नुपूर. पण ह्या छठे माले पे यांना घेऊन जा. जाइए. शिर्के, ये नुपुर को ऊंचाई से डर लगता था तो उसने गच्ची से कूदकर जार क्यों दी? कोई दूसरा तरीका भी ढूंढ लेती. या सर, ये भी हो सकता है कि किसी ने नुपुर को मजबूर किया. सर, सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी बातें लिखना एक बात है, लेकिन सचमुच रेप विक्टिम से शादी करना दूसरी बात है. सर, मुझे तो उस नेता पर लगाया हुआ रेप केस भी फ्रॉड लग रहा है. सर, मैं बस इसीलिए नहीं चाहता था कि मेरी भाई की शादी उससे हो. सर, आपने तो देख लिया, उसने कंप्लेंट कर ही दी. सर, आदत है उसकी. तो आपने नुपुर की फैमिली से दहेज नहीं मांगा था जैसे कि उन्होंने कंप्लेंट की है? मेरी आई बस इतना चाहती थी कि मेरी शादी धूमधाम से हो, लेकिन नुपुर चाहती थी हमारी शादी सिंपल तरीके से हो जाए. सर, हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसके बेटे की शादी अच्छे से हो जाए, लेकिन मैं नुपुर और उनके परिवार के हालातों से वाकिफ था. इसलिए मैंने कहा कि जितना तुम अफोर्ड कर सको वैसे करते हैं. और मैंने शादी दहेज के लिए नहीं की. दहेज के लिए तो मैं किसी से भी शादी कर सकता था. नुपुर से शादी मैं प्यार के लिए कर रहा था, दहेज के लिए नहीं. अरे आप लोगों को तो मेरे बेटे को मेडल देना चाहिए था, मेडल, जिसने ऐसी लड़की को अपनाया, जिसके साथ रेप हुआ था. नेता को ब्लैकमेल करने के लिए उस पर केस चल रहा था. अरे 7 जन्म भी मेरे बेटे जैसा उसको पति नहीं मिलता था. एक मैं ही था जो उसे इंसाफ दिलाने के लिए इतने महीनों तक लड़ता रहा. लेकिन नुपुर के माँ ने तो बताया कि उन्होंने उनकी एफडी तोड़कर तुम लोगों को 15 लाख रुपए दिए. पेपर्स भी है उनके पास. उनकी माँ ने मुझे पैसे देने के लिए एफडी तोड़ी थी या अपने नालायक बेटे हर्ष को पैसे देने के लिए तोड़ी थी? हर्ष? हर्ष का क्या? आप भी पुलिस इंस्पेक्टर हैं, पता लगा सकते हैं. ये प्रॉब्लम तो आने वाली थी शिर्के, पता था मुझे. अरे वो भी पुलिस वाला है तो उसे भी कानून के बारे में पता है. हाँ सर, वो तो है, बट फिलहाल अभी करना क्या है? उसके ऊपर ध्यान रखो, फैमिली के ऊपर. ये फैमिली बहुत चालू दिखती है, खास करके उसका भाई. शिर्के, इस केस को समझने के लिए क्राइम सीन को फिर से समझना होगा. एक काम करो, इस नुपुर की हाइट और बॉडी की एक डमी करवाओ. ठीक है सर. आज नीलम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स से कूदकर एक लड़की ने सुसाइड कर लिया. आपको बता दें कि ये लड़की खुद भी एक जर्नलिस्ट रह चुकी है और ये वही लड़की है जो 6 महीने पहले सुर्खियों में बनी हुई थी. नुपुर आप्टे. नुपुर आप्टे ने 6 महीने पहले प्रफुल्ल वैद्य पर रेप का इल्जाम लगाया था. उसके बाद प्रफुल्ल वैद्य ने नुपुर आप्टे पर काउंटर ब्लैकमेलिंग का केस किया, जिसके पश्चात नुपुर आप्टे ने अपना रेप केस वापस ले लिया. कहीं नुपुर आप्टे ने सिस्टम से परेशान होकर अपनी जान तो नहीं ले ली? सर, नुपुर आप्टे ने सुसाइड किया तो आप इसे क्राइम सीन रिक्रिएट क्यों कर रहे हैं? हमारा ये प्रोसीजर. आपको ये फॉल्ट क्लियर लग रहा है? चलो सर, हटिए हटिए हटिए. रोको इन्हें. ये फोटो देख रहे हो, इसमें नुपुर का चेहरा जमीन की तरफ. और जनरली ऐसे खुदकुशी के बाद ही होता है. एक काम करो शिर्के, जो हमने लोगों ने डमी बनवाई वो ऊपर से फेंको और इस तरह से फेंको जैसे आदमी खुद कूदता है. ठीक है. शिर्के, डमी को फिर से ऊपर लेके जाओ और इस तरह से फेंको जैसे किसी ने उसको धक्का दिया. मुंह तुम्हारी तरफ होना चाहिए. शिर्के, गड़बड़ है क्योंकि नुपुर के गिरने के मार्क में और हमने 2 बार जो बॉडी गिराई उसके मार्क में 19-20 का फर्क है. तो ये बताना मुश्किल है कि उसको किसी ने धक्का दिया तो उसने सुसाइड किया. दिशा, नुपुर की सुसाइड नोट हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजो और उसके हैंडराइटिंग से मैच करके देखो. राइट सर. शिर्के, नुपुर का CDR और मोबाइल लोकेशन चाहिए मुझे. ठीक है सर. क्या कहीं आसपास CCTV है? नहीं सर, पूरी बिल्डिंग में कहीं भी CCTV कैमरा नहीं है. इनफैक्ट सिक्योरिटी गार्ड ने भी नुपुर को पहली बार ही देखा था. तो नुपुर यहाँ क्या करने आई थी? हेमा को बोला. सर, नुपुर तो एक फाइटर थी, किसी से भी जाकर भिड़ जाती थी बिना डरे. बस वो केस के बाद वो चुप सी हो गई थी. उस रेप केस के बाद? हाँ, बेचारी ने बहुत सहा. फिर उसके लाइफ में दिनेश आया. उसने उसे शादी के लिए प्रपोज किया. उसको दिनेश में सब अच्छा लगने लगा था. सबको ये लगने लगा कि नुपुर की लाइफ ट्रैक पर आ गई है, पर दिनेश भी कमी ना निकला.
कोर्ट मैरिज के नाम पे डॉरी की डिमांड करने लगा। तो तुम्हें क्या लगता है इस केस की वजह से उसने सुसाइड की? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नुपुर तो बहुत स्ट्रांग थी। तो इतने बड़े पावरफुल नेता के खिलाफ रेप का केस फाइल किया था। नेता के लगाए हुए काउंटर ब्लैकमेल केस को भी लड़ा उसने। मीडिया अटेंशन, दुनिया भर की गालियाँ सब सहा। सर मुझे नहीं लगता नुपुर सुसाइड कर सकती है। तो दिनेश के अलावा कौन उसको तकलीफ दे सकता है? प्रशांत काड़े, वही उसके पीछे पड़ा था। नुपुर का बॉस था वो। नुपुर ने उसे मना किया तो उसने नुपुर को जॉब से निकलवा दिया। नुपुर, तुम्हें तो पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। प्लीज तुम मेरी बात सर आई एम एंगेज्ड, आपको तो पता ही है। तो क्या हुआ? तोड़ दो सगाई। व्हाट्स द बिग डील? आर यू मैड? प्लीज लीव मी अलोन। नुपुर, हेलो, कमिंग सर। यस सर। ये तुम्हारे आईडी से ईमेल भेजा है ना? तुम पहले यहाँ काम करती थी ना? यस सर, मैं पहले इसी कंपनी में जॉब करती थी, लेकिन सर ये मेल मैंने नहीं किया है। तुमने नहीं किया तो तुम्हारे आईडी से मेल कैसे गया? झूठ बोलती हो। राइवल कंपनी को डेटा भेजा तुमने। यू आर फायर्ड। निकलो अभी कभी यहाँ से। लीव। सर नुपुर को जॉब की सख्त जरूरत थी और वो प्रशांत उसे ब्लैकमेल करता था। फिर भी वो प्रशांत से ब्लैकमेल नहीं हुई, लेकिन प्रशांत उसको बार बार कॉल और मैसेजेस करके परेशान करता रहा। ये प्रशांत गाले का नंबर है तुम्हारे पास? हाँ, इन जगह नंबर है। अब जाइए बाहर। चिरके, ये प्रशांत गाले का सीडीआई रिपोर्ट और मोबाइल लोकेशन निकालो। पता करो ये मजनू छुपा कहाँ है। ठीक है सर। सर मैंने इस हर्ष आप्टे के बारे में आस पड़ोस में पूछताछ की। पड़ोसियों का कहना है कि हर्ष हमेशा नूपुर पर चिढ़ा हुआ रहता। ये रेप केस के बाद एमएलए प्रफुल्ल वैद्य ने नूपुर पर ब्लैकमेलिंग के चार्जेस लगाए, जिसकी वजह से उनकी फैमिली की बड़ी बेइज्जती हुई। इसलिए हर्ष हमेशा नूपुर पर चिढ़ा हुआ रहता था। अच्छा चिरके, हर्ष के डिटेल निकाल, बैंक स्टेटमेंट, उसके क्लाइंट डिटेल सब निकाल। ठीक है सर। नूपुर की मौत ऊंचाई से गिरने की वजह से हुई है। ऊंचाई से गिरने की वजह से उसका स्कल फ्रैक्चर हुआ, जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज हुआ और बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। बॉडी की बहुत सारी हड्डियां भी टूटी हैं। सर रिपोर्ट से तो यही लग रहा है कि सुसाइड है। वो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का क्या हुआ? सर वो नुपुर का सुसाइड नोट और बाकी के डॉक्यूमेंट्स मैंने भेज दिए हैं। जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी सर। प्रशांत काड़े आया। ये कैसे सवाल है? सर आप ही बताइए, कोई किसी से शादी क्यों करना चाहेगा? मैं नुपुर से प्यार करता था इसलिए शादी करना चाहता था बस। लड़की ना बोले किसी और से सगाई कर ले, फिर भी तेरा प्यार कंटिन्यू। नौकरी से निकलवा दिया, फिर भी उसके पीछे पड़ा था। सर ये प्यार जो है ना, ये देख के नहीं होता सर। हाँ ये सच है कि मैं नूपुर के पीछे पड़ा था क्योंकि मैं उसको शादी के लिए मनाना चाहता था और मैंने उसको जॉब से नहीं निकलवाया सर। वो जॉब पे थी तो मेरे पास थी। मैं क्यों चाहूँगा कि वो ऑफिस से और मुझसे दूर हो जाए? क्योंकि तू शादी करना चाहता था ना उससे। ऐसा पहली बार देखा है ना कि रेप विक्टिम के साथ इतना प्यार। रेप विक्टिम? सर ये क्या क्या बोल रहे हैं सर आप? आपसे मालूम पड़ रहा है मुझे ये सब खबर सर। अहो मेरी कोल्हापुर मदर नवीन है, पिछले 2 महीने पहले ही पोस्टिंग हुई थी मेरी यहाँ पर। ऐसी सोसाइटी देखी जहाँ सीसीटीवी नहीं, टाइट सिक्योरिटी नहीं, नया है। क्या बात कर रहे हो सर? मुझे मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा सर। ज्यादा शाना मत बन। जहाँ नूपुर की मौत हो गई वहां तेरा मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है, समझा? और तेरा मोबाइल बंद था। क्यों? देखिए सर मैं बताता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि नूपुर वहाँ थी उस वक्त। मैं अपने क्लाइंट सागर एसोसिएट से मिलने गया था सर। आप चाहिए तो चेक कर लीजिए ना, एड्रेस पता कर लीजिए मैं था कि नहीं। मोबाइल क्यों बंद किया था फिर? सर मोबाइल बंद नहीं था सर, साइलेंट करना था पर गलती से ऑफ हो गया। और मुझे तो नूपुर जो की सुसाइड जो है ना, वो घर पर आने के बाद मुझे मालूम पड़ा उस दिन रात को। फिर क्या तुम्हें नहीं लगता झूठ की लेवल जरा बड़ी है? सर हैंडराइटिंग एनालिसिस हो गया। नूपुर ने वो सुसाइड लेटर नहीं लिखा। मतलब नूपुर ने आत्महत्या नहीं की, उसका मर्डर हुआ है। एक काम करो दिशा, जितने भी सस्पेक्ट है सबका हैंडराइटिंग मैच करके देखो। और काले, अगर तेरी बात झूठ निकली तो इतना मारूंगा पूरा थोबड़ा काला नीला हो जाएगा। कर दे, क्यों जाएगा? और सबसे पहले इसकी हैंडराइटिंग चेक करो। चल शिरके, ये नूपुर के मर्डर का उसके पास से क्या कनेक्शन है ढूंढना होगा।
उसकी पुरानी वाली केस फिर से अच्छी तरह से स्टडी करनी होगी। पता करना होगा आखिर उस प्रफुल्ल वैद्य और नुपुर के बीच में क्या हुआ था। वाह नुपुर वाह, खूब छान, अच्छा आर्टिकल है ये। और ये बोरवेल स्कैम का मुद्दा तुमने एकदम सही उठाया है। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, तो जॉब करती हो तुम? सर एक्चुअली मैं कोल्हापुर कनेक्ट में ट्रेनी जर्नलिस्ट हूँ। मेरा मास कॉम का फाइनल ईयर चल रहा है, तो ये आर्टिकल उसी का प्रोजेक्ट है सर। सर आपको तो बहुत कुछ मालूम होगा इस स्कैम के बारे में, अगर आप मेरी कुछ मदद कर सकें। अरे क्यों नहीं, मैंने पहले ही कहा था रूलिंग पार्टी में बहुत करप्शन है। अगली बार वोट हमारी पार्टी को ही देना। थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से ये स्कैम एक्सपोज हुआ है। थैंक यू। अरे ये तो मेरा फर्ज था। नुपुर, मैं तुम्हारे लिए और भी कुछ करना चाहता हूँ, किसी खास आदमी से मिलवाना चाहता हूँ। सीसीटीवी की फुटेज चेक की? सर जी हाँ, रेप की कंप्लेंट लिखवानी है। स्मिता आइए, संभल। रेप किसने किया आपके साथ? प्रफुल्ल वैद्य। सर, मैंने प्रफुल्ल वैद्य का केस स्टडी किया है। सर, प्रफुल्ल वैद्य ने नुपुर के ऊपर एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग का केस डाला था और नुपुर ने कुछ गुंडों से प्रफुल्ल वैद्य को फोन भी करवाया था। सर, ऐसा प्रफुल्ल वैद्य का कहना है, उसने फोन रिकॉर्ड भी किया हुआ है सर। अरे बकवास है, एक लड़की पॉलिटिशियन को धमकी देने के लिए गुंडे भेज सकती है क्या? साफ साफ दिखाई दे रहा है झूठा केस है। हाँ सर, वैसे नुपुर को कस्टडी में भी रखा गया था और ये सारा केस मीडिया ने कवर भी किया था। अच्छा, ये प्रफुल्ल वैद्य, इसने कब केस फाइल की थी? नुपुर के केस फाइल करने के एक हफ्ते बाद। हाँ, मतलब प्रफुल्ल ने ये काउंटर केस फाइल किया था और ब्लैकमेल में नुपुर को जेल भिजवाया और बड़ी होशियारी से पूरी दुनिया को ये भी दिखा दिया था कि उसके साथ रेप हुआ था। बहुत शाना ही है प्रफुल्ल। और सर, उसके बाद नुपुर ने अपना रेप केस वापस भी ले लिया। क्यों? सर, पैसा और क्या। इस प्रफुल्ल ने नुपुर को अच्छा खासा पैसा ऑफर किया होगा और उसने एक्सेप्ट कर लिया होगा। तो तुम्हें क्यों लगता है ये पैसे का चक्कर होगा इसमें? सर, आपने हेमा की बात सुनी? सर, हेमा के मुताबिक नुपुर बहुत स्ट्रांग लड़की थी, उसे डराना आसान नहीं था। अब सर, केस वापस लेने का कारण क्या हो सकता है? या तो फिर पैसा या फिर फैमिली मैटर। पैसे का एंगल मैंने आपको बता दिया है, आप चाहें तो हम उसकी फैमिली से बात कर सकते हैं। नहीं, फैमिली थोड़ी सच बताएगी शेर की। हमें उस पॉलिटिशियन प्रफुल्ल वैद्य के साथ बात करनी होगी और उसको क्रॉस चेक करने के लिए हेमा के साथ बात करनी होगी। नुपुर आप्टे के सुसाइड केस में एक नया ट्विस्ट सामने आया है। नुपुर आप्टे के सुसाइड नोट से नहीं मैच हो रही है उनकी हैंड राइटिंग। ये सारी बातें इस ओर इशारा करती है कि कहीं नुपुर आप्टे का केस मर्डर तो नहीं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नुपुर की लाइफ बहुत ही ज्यादा स्कैंडलस रही है। नुपुर के मर्डर को सुसाइड दिखाना, ये सारी बातें इस ओर इशारा करती है कि कहीं नुपुर आप्टे फिर से अपना रेप केस रीओपन तो नहीं करवाने वाली थी या फिर वो किसी और को एक्सपोज तो नहीं करने वाली थी। देखिए ऑफिसर, झूठा केस डाला है उसने मुझ पर। उसे पैसे चाहिए थे मुझसे। मैंने कभी भी उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, पर मुझे अपने लॉ एंड ऑर्डर पर पूरा भरोसा है सर, इसलिए मैंने उसके अगेंस्ट ब्लैकमेलिंग का केस डाल दिया था, वो भी प्रूफ के साथ। एक बात समझ में नहीं आती, कोई लड़की खुद की इज्जत खुद क्यों उछालेगी, वो भी खुद के ऊपर रेप का झूठा इल्जाम लगा के? सर, अब इस बारे में मैं क्या बोलूं? देखिए सर, मैं एक एकदम सीधा साधा आदमी हूँ। लोग प्यार करते हैं मुझसे, वोट भी देते हैं। सर देखिए ना, एक मिनट में, सिर्फ एक मिनट में उस लड़की ने मेरी इज्जत बर्बाद कर दी। सर, वो खुद मेरे पास आई थी बोरवेल स्कैम के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। एक तो मदद करो, ऊपर से बदनामी। तब से मैंने फैसला ही कर लिया है, लड़कियों से और औरतों से सिर्फ और सिर्फ पब्लिक प्लेस में ही मिलूंगा, अकेले मिलूंगा ही नहीं। लेकिन सर, उसने कहा था कि जब ये घटना घटी रेप की, उस वक्त उसके साथ आप अकेले थे। हाँ सर,
मैं था अकेला, लेकिन उसने जो इल्जाम उस पर लगाए हैं वो सब झूठे हैं। नुपुर ने अपना केस भी वापस ले लिया था। सर वो तो नाटक कर रही थी, उसे पता था मैं इनोसेंट हूँ। ठीक है सर। सर नुपुर आपके सुसाइड केस में आपका क्या इन्वॉल्वमेंट था? क्या वो सुसाइड नोट फेक है? Was it a murder? नो कमेंट्स। सर कुछ तो बताइए, आप सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सर वो नेता एक नंबर का झूठा इंसान है। उसने नुपुर की इज्जत ही खराब नहीं की, बल्कि उसका नाम भी खराब कर दिया। सर नुपुर ये केस कभी वापस नहीं लेती, पर उसे बुरी तरह फंसाया गया था। किसने? नुपुर के लॉयर नरेश कामत ने। सर वो खुद चलकर आया था नुपुर के पास उसका केस हैंडल करने, प्रो बोनो, फ्री ऑफ चार्जेस। फ्री में? और आपको मेरा केस क्यों लड़ना है? इसमें तुम्हारा नहीं मेरा भी फायदा है। और जब मुझे पता चला ना तुमने इतने पावरफुल आदमी के अगेंस्ट केस फाइल किया है, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने अपनी ज़िंदगी में छोटे मोटे केस लड़े हैं, इतना हाई प्रोफाइल केस मैं अपने हाथ से जाने नहीं देता। अब सोच लो तुम, दोनों का फायदा। ठीक है। सर नरेश ने पहले बहुत अच्छे से हैंडल किया, पेपर वर्क सब। उसके बाद धीरे धीरे कोर्ट की डेट आती उसने नुपुर से पैसे मांगना शुरू किया। नुपुर पैसे नहीं दे पाई तो नरेश ने केस को ही छोड़ दिया। कोर्ट की डेट कैंसिल हो गई। नुपुर का तो केस स्टार्ट होने से पहले ही वीक हो गया। बाद में नुपुर को पता चला कि नरेश उस नेता का ही प्लान था, उसके केस को खराब करने के लिए। नुपुर ने तो नरेश से बात भी की थी। सर तुमने खुद मुझसे मेरा केस मांगा था और बीच में हियरिंग वाले दिन गायब हो गए। कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं। आप शट अप। मुझे पता है कि तुमने ये सब वो प्रफुल्ल के कहने पर किया है। तुम्हें तो मैं डिसबार करा दूंगी, देखना तुम। ट्राई कर लो, कोर्ट बिना सबूत के खड़ा भी नहीं करता है। सर नुपुर बहुत गुस्सा थी। वो नरेश के खिलाफ सबूत ढूंढने की कोशिश कर रही थी। फिर कहीं से उसे रुपेश सिद्धवानी के बारे में पता चला। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वो प्रफुल्ल वैद्य को फाइनेंस करता था। सर उसी ने नरेश को हायर किया था। फिर नुपुर ने कहीं से एड्रेस निकाला और उसमें मिलने गई थी। हाँ, मेरे पास पक्का प्रूफ है। मुझे प्रफुल्ल ने ही कहा था नरेश को पैसा देने के लिए। मैंने पैसा उसको दिया भी, लेकिन प्रफुल्ल ने मेरे साथ क्या किया? मुझे नगर सेवक का टिकट दिलवाने के बहाने मेरे साथ धोखा किया। दोनों के दोनों चोर हैं साले। देखिए प्रफुल्ल ने हम दोनों के साथ बहुत गलत किया है। अगर आप कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही देंगे तो हम दोनों का बदला पूरा हो जाएगा। बिल्कुल, ऐसा ठीक रहेगा। थैंक यू। और नरेश की तरह रुपेश भी कोर्ट तक नहीं पहुंचा होगा। जी सर, वो तो कभी कोर्ट आया ही नहीं। उसके बाद तो वो जैसे गायब ही हो गया। नुपुर ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। फिर उसकी फैमिली और मीडिया इन सब से वो थक चुकी थी। सुरेखा आंटी के अलावा और कोई उसके साथ नहीं था। और उसका भाई? सर हर्ष तो पहले से इस केस फाइल करने के अगेंस्ट था कि इतने बड़े आदमी से क्यों पंगा लेना, और उसकी फैमिली इस कानूनी लड़ाई से परेशान हो चुकी थी। फाइनली नुपुर ने केस वापस ले लिया। पुलिस भी जान के हैरान थी कि नुपुर ने छोटी सी उम्र में क्या कुछ सहा है। धोखे और बदनामी में लिपटी थी नुपुर की मौत की पहेली, और रूपेश सिद्धवानी इस केस की सबसे बड़ी कड़ी बन सकता था। लेकिन पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि रूपेश की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, वो भी 5 महीने पहले नुपुर से मिलने के ठीक बाद। अब ये एक्सीडेंट था या कुछ और, कोई बता नहीं सकता। अब पुलिस का शक प्रफुल्ल पर और गहरा हो गया था, क्योंकि उसके पास पावर और पैसा दोनों थे ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए। पुलिस ने नुपुर के कॉल एंड लोकेशन डिटेल्स मंगवाए, क्राइम सीन का डंप डेटा मंगवाया, और उनके हाथ एक ऐसी कड़ी लगी जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। सर हेमा चौहान का फोन कल शाम से बंद है और उसका लास्ट लोकेशन सतारा का है। और सर ये हर्ष आप्टे, ये भी सतारा में है और उसका फोन भी कल शाम से बंद है। सेम लोकेशन, सेम टाइम। कुछ फोन रिकॉर्ड से पता चला इनका अफेयर है? नहीं सर, लेकिन मुझे लगता है नुपुर को इनके अफेयर के बारे में पता चला, इसलिए उन्होंने इसको नुपुर को मार दिया। बेस्ट फ्रेंड और भाई का अफेयर। चिरके सर, सातारा सर, हेमा का फोन स्विच ऑन हुआ है, उसका लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। गुड, रास्ता बताती रहना। सर आप यहाँ? हम भी वही सोच रहे हैं कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। सर मेरा तो यहाँ पे इंटरव्यू था। कोई कंपनी का नाम नहीं, कुछ नहीं, लॉज में इंटरव्यू देने आई हैं आप?
जी नहीं सर, मेरे पास इंटरव्यू के पेपर्स है, मैं दिखाती हूँ आपको। हे भगवान। कल शाम से आपका फोन बंद क्यों है? वो कल मैं अपना चार्जर बस में भूल गई थी। कल शाम से ही मेरा फ़ोन ऑफ था। आज सुबह नया चार्जर लेके फ़ोन ऑन किया है। पर बात क्या है? बात का छोड़िए, ये बताइए हर्ष आपटे कहाँ है? सर वो तो अपने घर पे होगा। लेकिन उसका फोन लोकेशन तो सतारा का है, इसी एरिया का। क्या? सर मेरी तो बात भी नहीं होती उससे। नुपुर के जाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। सर लगता है ये हेमा सच बोल रही है, उसका हर्ष का कोई लेना देना नहीं लगता। तो हर्ष सातारा में क्या कर रहा है? वो भी उसी दिन जिस दिन हेमा सातारा में थी। सर ये हर्ष का फोन अभी भी बंद है। क्या हुआ तुम्हारे साथ? दत्ता जयवंत और उसके गुंडों ने मारा। बिजनेस में बहुत लॉस हुआ था मुझे। नुपुर के चक्कर में आई बाबा की सारी सेविंग्स भी खत्म हो गई थी। वाइफ के दूर के रिश्तेदार दत्ता, उनसे पैसे उधार लिए थे। बहुत टाइम हो गया था, मेरे पास पैसे ही नहीं थे और दत्ता मुझसे पैसे मांगने लगा। इसलिए मैंने दिनेश से हेल्प मांगी। दिनेश यादव से? हो सर। दिनेश तुम्हें आई ने 15 लाख रुपए दिए और अब शादी भी टूट गई है। देखो मुझे 6 लाख की बहुत जरूरत है। दत्ता बहुत डेंजरस आदमी है, कम से कम उसका इंटरेस्ट तो चुका दूंगा। हर्ष मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी बहन को बोलना पड़ेगा उसने मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ जो केस फाइल किया है उसे वापस लेना होगा। प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, केस वापस लो। देखो मेरा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। तुमने केस वापस नहीं लिया तो दिनेश मुझे पैसे नहीं देगा। बहन का कुछ तो फर्ज निभाओ प्लीज। ठीक है दादा। और हाँ, आई बाबा को कुछ मत बताना, वैसे भी बहुत टेंशन में रहते हैं तुम्हारे कारण। त्याच्यानंतर काय झालं? दिनेश को मैंने बोला कि नुपुर रेडी है। दिनेश का भाई दीपक, उसने कहा कि नुपुर से मिलकर मैं पैसे दूंगा उसे। नुपुर ने दूसरे दिन ही सुसाइड कर लिया। मुझे तो पैसे मिले ही नहीं। दत्ता के आदमियों ने परसों शाम को मुझे कोल्हापुर से उठाया, यहाँ सातारा लेके आए। बहुत मारा सर, मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया। प्रिया ने कैसे तो दत्ता को समझाया। प्रिया के बाबा ने ही सारे पैसे लौटाए, तब जाके मुझे छोड़ा। अरे सचमान, उस दिन मिला था ना तू नुपुर से? हाँ सर, मैं और नुपुर उस बिल्डिंग के टेरेस पे मिले थे, क्योंकि मैं उससे किसी पब्लिक प्लेस में नहीं मिलना चाहता था। मुझे राइटिंग में देखी तो केस वापस लेगी और हमें दोबारा तंग नहीं करेगी। मैंने कहा था ना मैं पुलिस स्टेशन जाके केस वापस ले लूंगी। आप मेरे पैसे वापस देने आए हो ना, पैसे वापस दो और जाओ। ऐसा नहीं चलना, मुझे तेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है। हमने 15 लाख रुपए दे दिए भरोसा करके, अब हमें हमारे पैसे ही वापस देने में आपको भरोसा चाहिए। देख जरूरत तेरी है, मुझे राइटिंग में दे, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा। तो मत दो। अभी 2-3 दिन में हजारा पुलिस केस इन्वेस्टिगेट करेगी, तब हमें हमारे 15 लाख रुपए भी मिल जाएंगे और तुम लोगों को दहेज के लिए जेल जाना पड़ेगा, वो अलग। देखना तेरा ईगो तेरे ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। खूब जास्त बोलतेस तू। अगर दिमाग ठिकाने में आ जाए तो राइटिंग में दे देना और पैसा लेकर जाना। सर उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया था, इसलिए मैं गुस्से में आकर वहां से निकल गया। सर और नुपुर ने सुसाइड कर लिया, ये तो मुझे दिनेश ने बताया। धक्का दिया ना तूने उसको? नहीं वो सर, वो जिंदा थी जब मैं वहां से निकला। बेवकूफ समझता है हमको? टेरेस पे क्यों मिलने गया? घर पे बुलाता था ना उसको? छिरके, जब तक सच नहीं बोलता मारते रहो इसको। सर मैंने कुछ नहीं किया, भरोसा। दीपक के हिसाब से वो नुपुर को वहां छोड़कर चला गया था, लेकिन उसका क्राइम सीन पर होना ही उसे सबसे बड़ा सस्पेक्ट बना रहा था। पर जैसे ही डंप डेटा आया, केस का रुख ही पलट गया। पुलिस को एक अननोन नंबर मिला जिसकी लोकेशन नुपुर के घर से टेरेस तक और टेरेस से नुपुर के घर तक ट्रेस की गई। पर ये नंबर ना तो पुलिस के रिकॉर्ड्स में था, ना नुपुर के कॉल रिकॉर्ड्स में। तो किसका था ये अनजान नंबर? आखिर कौन था उस वक्त नुपुर के साथ? हेलो हेलो हेलो, आवाज येत नाही, कोण बोल रहा है? हेलो हेलो, आवाज येत नाही। आएगी, आवाज आएगी। चल। काय झालं? हाँ, इन्हें कहाँ ले जा रहे? सुनिए तो, हर्ष हर्ष कहाँ ले जा रहे इन्हें? तेरा ही नंबर था ना वो? हाँ हो साहब। तो बोल,
मेरी जॉब चली गई ना, ये ऑफिस का नंबर था तो वो बंद कर दिया। तो नुपुर ने दूसरा नंबर दिया मुझे, वो यूज करता था, पर उसका क्या है सर, नेटवर्क चला जाता था इसलिए बंद। फिर आज ये चालू करवा दिया। तो उस दिन नुपुर के साथ तू ही गया था ना दीपक से मिलने ऊपर टेरेस पे? हाँ, तू ही गया था ना? क्या हुआ बोल? गया था, वो नुपुर को ऊंचाई से डर लगता था ना, इसलिए वो साथ चलने को बोली थी, इसलिए मैं गया। वो दीपक पैसे दिए भी नहीं चला गया, क्योंकि नुपुर ने उसे लिख के देने से इनकार किया ना सर। उसके बाद सर मुझे बहुत गुस्सा आया, नुपुर को डांटने में गया। अरे तेरी ये जिद, तेरा ये डेढ़ शानापन, इसकी वजह से सब खत्म हुआ। मेरी जॉब चली गई वो प्रफुल्ल की वजह से। वो तेरी आई की जॉब के पीछे पड़ा रहा, पर तुझे क्या है? हमारी सारी सेविंग्स खत्म हो गई। अभी थोड़ा वापस मिलता था, पण तुला ते जमणार नाही। बाबा मेरा रेप हुआ है, इसमें मेरी गलती कैसे हुई? तुम तो जर्नलिस्ट है री, तुम्हें तो हर चीज में ब्रेकिंग न्यूज चाहिए, पब्लिसिटी मांगती है। अरे पूरे शहर में नाक कट चुकी है हमारी, क्योंकि तुझे झुकना जो नहीं आता। सही कहा बाबा, मुझे गलत के आगे झुकना नहीं आता, ना ही कभी झुकूंगी। अरे इससे अच्छा होता कि मुझे पैदा होते ही मार देते आप। गलती हो गई, तब नहीं मारा, अब मार दूंगा। फिर मैंने वहां सुसाइड नोट लिखा और वापस चला आया। अरे बाप है ना तू, बाप है ना? हाँ? शिरके, चार्जशीट दाखिल करो। सर क्या साथ दिया है एक बाप ने एक बेटी का? नुपुर के कई दुश्मन थे और वो उन सब से लगातार लड़ रही थी, लेकिन अगर आपका परिवार ही आपका दुश्मन बन जाए तो आप किससे लड़ेंगे, किससे जीतेंगे? भावनाओं में कभी अंधे मत होइए। सिर्फ बाहर वालों से ही नहीं, घर वालों से भी सतर्क रहिए। अजीत को नुपुर के मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। दिनेश और उसके परिवार पर दहेज और मानसिक उत्पीड़न का केस लगा। वहीं एमएलए प्रफुल्ल पर लगा रेप केस रीओपन किया गया। मैं इस बात की आशा करती हूँ कि मरने के बाद ही सही नुपुर को इंसाफ मिले। तो चलिए अब मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पे वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क की स्पेशल सीरीज विमेन अगेंस्ट क्राइम में आपका स्वागत करती हूँ। हमने अक्सर ये सुना है कि मानवीय सभ्यता औरतों के कंधे पर टिकी होती है। वो सिर्फ नई पीढ़ी को जन्म ही नहीं देती, बल्कि अच्छे संस्कारों से और गुणों से उनकी परवरिश भी करती है। ईंट पत्थर के एक मकान को अपनी ममता से वो घर बनाती है, परिवार सजाती है, अपने दिन खटाती है। उसके खून पसीने से सींचे हुए यही बेहतर परिवार एक बेहतर समाज बनाते हैं। पर यही समाज उसके साथ क्या करता है? उसे प्रताड़ित करता है। अपनी दखियानुसी सोच और अहंकार से उसे मारने तक पे उतारू हो जाता है। आज की कहानी भी एक ऐसी लड़की की है जिसने बदलते वक्त के साथ एक नई कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश का अंजाम क्या हुआ, आइए देखते हैं। क्या हालचाल है? अरे भाई ऐसे क्या देख रहे हैं? मुझे नहीं पहचान रहे? जी नहीं, सॉरी। अरे मेरी बात तो सुनिए। क्या हो गया? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? नहीं कुछ नहीं। पहले देख लेना कौन है। ठीक है भाई। आप बताएंगे हुआ क्या है? अरे कुछ नहीं हुआ बाबा, तुम जाके खाने की तैयारी करो। सुनीता। हाँ जी। मुझे किसी काम से मुंबई जाना है, तुम फटाफट मेरा बैग तैयार कर दो। ठीक है। ये पानी कहाँ से आ रहा है? और गुड मॉर्निंग भाभी जी। घर में ना पानी रिस रहा है, गंदा पानी। बस अभी हाजिर होता हूँ।
अरे भाभी जी नमस्ते। कैसा फ्लैट दिया है आपने? यहाँ पे लीकेज हो रहा है। ये तो टाइल्स के अंदर का लीकेज है, बस अभी ठीक कर देते। हाँ नरेश भाई। हाँ राकेश जी, अरे अपने नालंदा में वो ग्राउंड फ्लोर में आपने फ्लैट दिया है ना, अरे वहाँ लीकेज का प्रॉब्लम हो रहा है यार, ठीक करा लूं? एक मैसेज आ गया, वो नई पार्टी को फ्लैट दिखाना है ना, आता हूँ भाभी जी। साइड नमस्कार। तो पानी लीकेज हो रहा था, तो रिपेयर करने के लिए जब टाइल्स निकाल के ये लोग गड्ढा खोद रहे थे तो ये कंकाल मिले। सुनीता जी अपने हस्बैंड के साथ इस फ्लैट में रहती हैं। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? इसी महीने रहने आए। आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड किसी काम से मुंबई गए। फॉरेंसिक वालों को बुलवाओ और इन कंकालों की पूरी जांच पड़ताल करवाओ और पंचनामा करके घर को सील करो। आपने घर किससे लिया था? सर ये फ्लैट मैंने ही किराए पे दिलवाया था, लेकिन इस सब के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। तो फिर कंकाल कहाँ से आए? सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। महेंद्र सर, घर का मालिक कब तक आएगा? सर उनसे बात हो गई है, लेकिन वो यहाँ पर रहते नहीं है, इसीलिए उनको डायरेक्ट पुलिस स्टेशन बुलाया। मेरी माँ का पता चला। हम कोशिश कर रहे हैं बेटा, पर जैसे कुछ पता चलेगा हम आपके मामा को इन्फॉर्म कर देंगे। और आपको पहले भी बोला था कि इस तरह से अकेले मत आया कीजिए, अगली बार जब भी आओगे अपने मामा को साथ लेके आओ। राकेश, चिंटू को उसे घर छोड़ दो। नहीं नहीं, प्लीज आप मेरी मम्मी को ढूंढ लीजिए, प्लीज, मुझे उनकी बहुत याद आती। हम कोशिश कर रहे हैं बेटा, अभी आप घर पे चलो। राकेश जी आपके घर में वो कंकाल कहाँ से है? मैं खुद हैरान हूँ सर, दरअसल मैं दूसरे एरिया में रहता हूँ। मतलब इस घर में आप कभी रहे ही नहीं? नहीं, जब नया मकान खरीदा था तब कुछ महीने रहा था, उसके बाद जॉइंट फैमिली थी, घर छोटा पड़ने लगा, उसके बाद हम बड़े घर में चले गए, तब से इस घर में किराएदारी रह रहे हैं। उन सारे किराएदारों के नाम और पते दे दीजिए। पुराने किराएदारों के नाम और नंबर कौन रखता है? अच्छा, जब आप उस घर में रह रहे थे तब किसी से कोई दुश्मनी या फिर कोई झगड़ा हुआ था? नहीं नहीं। कैसे लोग हैं ना बाबा, मंदिर में चोरी करने आ जाते हैं। ये बेटा, मंदिर में सैकड़ों साल पुरानी माता की मूर्ति है, साथ में ढेर सारे गहने भी हैं। जरूर वही चुराने आया होगा। वो तो अच्छा हुआ कि तूने आज मंदिर की लाज रख ली। बस माता का आशीर्वाद है बाबा। सो तो है बेटा, लेकिन हम सब कुछ माता के भरोसे छोड़ के विश्राम तो नहीं कर सकते ना। मैं आज से यहीं बाहर सोऊंगा ताकि चोर उचक्कों पर नजर रख सकूं। आजा आजा। बेटा शहद देखा क्या? अरे बाबा, ये क्या कर रहे हैं? पहले तो दूध से अभिषेक, फिर शहद और फिर जल से अभिषेक। बेटी उम्र हो चली है इसलिए कभी कभी भूल हो जाती है, लेकिन हाँ संतुष्टि एक बात की है कि मेरी बेटी के हाथों इस मंदिर की परंपरा, अनुष्ठान, शास्त्र विधि अनुसार बिना रोक टोक के चलता रहेगा। बेटी के हाथों में नहीं, मेरे बेटे के हाथों में। देखिए भाई साहब, ये जो धर्म कर्म की बातें होती है ना, ये बेटे के चौड़े कंधों पर ही टिकती हैं, बेटियों की नाजुक कलाइयों पर नहीं। भाई साहब, मुझे कल पता चला कि मंदिर में चोरी होते होते रह गई। अब देखिए, आपकी उम्र हो चली है, आपके कोई बेटा भी नहीं है, इसलिए मंदिर और यहाँ का विधि विधान मेरे बेटे को सौंप दीजिए। कल आपके और मेरे बाद मेरा बेटा ही तो इस सब का उत्तराधिकारी होगा। और बेटी? बेटी का कोई अधिकार नहीं। बाबा पुरोहित खानदान के बड़े बेटे हैं और उनकी बेटी होने के नाते मेरा अधिकार है इस मंदिर में पूजा करने का। मैं बनूंगी यहाँ की पुजारन। दिमाग खराब हो गया है तेरा? ये हमारी परंपराओं के विरुद्ध है। तो ये परंपराएं बदलनी होंगी।
जब एक औरत को देवी बना के उसे पूजा जा सकता है, तो एक औरत पुरोहित बन के पूजा क्यों नहीं कर सकती? देखो रघु, ऐसा कहाँ लिखा है कि एक औरत मंदिर की पुजारी नहीं बन सकती? समाज में बदलाव आ रहा है, तो मंदिर में भी सही। जो भी हो, हमारे इस मंदिर में ये सब नहीं होगा। क्षमा कीजिएगा चाचा जी, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आप परंपराओं की दुहाई देकर इस मंदिर की संपत्ति पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। ये मंदिर और इसकी संपत्ति किसी एक की नहीं, बल्कि पूरे गांव की है। मैं आपके षड्यंत्र को कभी भी सफल नहीं होने दूंगी। पापिन है तू, भगवान तुझे इसकी सजा देगा। चलिए सरपंच जी। देखिए पुजारी जी, हम सभी पंचों ने मिलकर ये फैसला लिया है कि इस मंदिर की उत्तराधिकारी रचना ही होगी। बड़ी खुशी की बात है। यशस्वी भव। बेटा, ये बालों में क्या लगाया है? अरे ये तो जटा है। जटा? पता नहीं बाबा, कब से तेल लगा के सुलझा रही हूँ, पर ये सुलझ ही नहीं रही है। और ये सुलझेगी भी नहीं। ये जटा है, जटा देवी माता का संकेत है। संकेत? कैसा संकेत? भाई साहब, इतने भोले भी मत बनिए। बालों में जटा होने का मतलब होता है कि देवी ने संकेत दिया है कि ये लड़की देवी के मंदिर में दासी और सेविका बनकर रहेगी, पुजारन बनकर नहीं। नहीं नहीं, किसी ने जानबूझ के कुछ लगा दिया होगा। कल तो बालों में कोई जटा नहीं थी। देखो सरपंच जी, भाई साहब ने तो देवी के संकेत को मानने से मना कर दिया। अगर आप भी देवी के संकेत को मानने से मना कर देंगे तो जानते हैं क्या होगा? प्रलय हो जाएगी गांव में, देवी का कोप हो जाएगा, खेत खलियान जल जाएंगे, नदी नाले सूख जाएंगे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा देवी के श्राप से। आप सही कह रहे हैं। सुना भाई साहब, अब अगली पूर्णमासी के दिन आपको अपनी बेटी का इस गांव के मंदिर को दान करना होगा। ये सब अंधविश्वास है सरपंच जी। सरपंच जी, आप ही न्याय कीजिए। पुजारी जी, अब रचना को इस मंदिर की सेविका और इस गांव की दासी बनकर ही रहना होगा। यही हमारा फैसला है। सरपंच साहब, सरपंच साहब, सरपंच साहब सुनिए। छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो। अरे आराम से, इतनी भी ओवर एक्टिंग मत करो। लेकिन आप लोगों का बहुत धन्यवाद, आप लोग सुनील के सच्चे दोस्त हो। कौन सुनील? कैसा सुनील? उसे तो काट के फेंक दिया। क्या? सुनील को मार दिया? और तुझे क्या लगा हम तुम्हें सुनील को सौंप देंगे? अब हम वो करेंगे जो हमें करना बनता है। तुझे तो पूरे गांव के सेवा से बचा लिया, शुक्र है। और हमारी सेवा तो बनती है ना। बीच में तो जाने दो। नहीं नहीं। हाँ, ताई मलाई का भला छोड़ता है कोई? चल अच्छा है, तुझे होश आ गया। मंदिर की पुजारन बनने के सपने देखने वाली रचना को षड्यंत्रकारियों ने ऐसी जगह पहुंचाया था जहां औरत को इंसान नहीं, भोगने वाली वस्तु माना जाता है। क्या उसके संघर्षों का अंत हो चुका था या एक नए संघर्ष की शुरुआत हुई थी? और सबसे बड़ा सवाल ये था कि शहर के रिहायशी इलाके के घर में मिले कंकालों का इनसे क्या संबंध था? ऐसे कई सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी था। सर, ये वही कॉन्ट्रैक्टर हैं जो उस फ्लैट में काम कर रहे थे। मुझे नरेश ने बहुत मारा था, ये देखिए। क्यों? सर वो कह रहा था कि वो
खुदाई में कंकाल मिला तो पुलिस को बताने की क्या जरूरत थी? पुलिस को बताने की क्या जरूरत? मिट्टी डाल के उसके ऊपर टाइल्स लगवा के मामला रफा दफा नहीं कर सकता था? अगर तुम्हारी वजह से मैं फंसा ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। साहब मुझे बचा लीजिए साहब, बहुत बहुत मारेगा। आप चिंता मत कीजिए, वो कुछ नहीं कर पाएगा। इन्हें लेकर जाओ, इनकी कंप्लेन लिखो और पट्टी करवाओ। नरेश हमसे कंकाल की बात क्यों छुपाना चाहता है? उस मकान का मालिक राकेश, दोबारा बुलाओ उसे। राकेश जी, पिछली बार की खातिरदारी याद होगी आपको? एक सवाल पूछना रह गया था। नरेश के बारे में क्या जानते हो? सर उस एरिया में नरेश की बहुत चलती है। सारे फ्लैट किराए पे वही देता है और कोई भी उसके मार्केट में घुसने की कोशिश करता है तो बखेड़ा खड़ा कर देता है सर। और तो और पुराना किराएदार जाने के बाद नया किराएदार आने तक चाबी नरेश के पास ही रहती थी। हाँ साहब, नरेश दिल का काला और नाड़े का ढीला आदमी है। खाली फ्लैट में लड़कियों को बुलाता रहता है। दबंग है, इसलिए उसे कोई कुछ बोलता ही नहीं। कब से काम कर रहे हो? साहब 4-5 साल हो गए। कुछ और पता चले तो बताना। जी साहब। सुनिए जी, चाबी। ओह थैंक यू। सर मेरी मम्मी का कुछ पता चला? बेटा हम कोशिश कर रहे हैं ना, और जैसे कुछ पता चलेगा हम आपके मामा को इन्फॉर्म कर देंगे। चलो भी आप घर जाओ। सर ये बच्चा बार बार आकर अपने माँ के बारे में पूछते रहता है। उनके मामा से कहा, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। एक आध बार उस एरिया में जाके देखते जहाँ पे इसकी माँ गुम हो गई है। लेकिन वो एरिया तो कुंज विहार की हद में आता है ना, तो हम इतनी मगजमारी क्यों करें? और वैसे भी एक बच्चे की कंप्लेंट पर कितना नाचेंगे हम? नहीं सर, नहीं सर। कंकाल की बात क्यों छुपाना चाह रहा था? बोल। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। तो फिर कॉन्ट्रैक्टर को क्यों मारा? बोल। सर वो मेरा धंधा खराब कर रहा था, तो उसकी वजह से उस फ्लैट में तो क्या पूरी बिल्डिंग में कोई किराए के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तो तेरे लिए तो अच्छा ही था ना, और लड़कियां लेकर जाता वहाँ, जैसे उस ग्राउंड फ्लोर फ्लैट में लेकर जाता था। बता किस किस लड़की को वहाँ मार के दफनाया? बोल। नहीं सर, मैं मानता हूँ कि मैं वहाँ लड़कियों को लेकर जाता था, लेकिन मैंने किसी को मारा नहीं सर। मैं तो वहाँ थोड़े समय के लिए जाता था। तो वहाँ जितने भी लोग लंबे समय के लिए रहते थे, मुझे उनकी पूरी डिटेल्स चाहिए। सब मुंह जबानी तो याद नहीं है, ऑफिस के रिकॉर्ड में सब लिखा है। इसके साथ इसके ऑफिस जाओ और पूरी लिस्ट लेकर आओ। चलो। अभी का किराएदार मुंबई से कब आ रहा है, पता करो। सब हेलो। हेलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप कब आ रहे हो? तू टेंशन मत ले, मैं कल सुबह की पहली फ्लाइट पकड़ते ही आ रहा हूँ भोपाल। सर, नरेश से किराएदारों की सारी डिटेल्स मिल गई है। उस फ्लैट में गौरव और सुनीता से पहले पंकज अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था, लेकिन इसी साल अचानक वो फ्लैट छोड़ के चला गया। सर, पंकज ने ये फ्लैट 2015 में लिया। उससे पहले वहाँ परेश शाह रहते थे। सर मैं व्यापारी आदमी हूँ, मुझे नहीं पता मेरा इन कंकालों से क्या वास्ता। वास्ता हो भी सकता है, आपकी किसी से दुश्मनी रही हो या फिर किसी से झगड़ा हुआ हो और गुस्से में आपने उन्हें मार के दफना दिया हो और फिर घर और शहर छोड़कर चले गए। सर मैं काम काजी आदमी हूँ, आपने मुझे बुलाया तो इसलिए मैं आपसे मिलने चला आया। अगर आप इस तरह से मुझ पर झूठे आरोप लगाएंगे तो आज के बाद आप मुझसे नहीं मेरे वकील से बात करेंगे। नमस्कार। सर, एटीट्यूड देखा आपने? बात कैसे कर रहा था? घाट घाट का पानी पियो आदमी लगता है संदीप। अच्छा, तो उस दूसरे किराएदार के बारे में क्या कह रहे थे जो अचानक गायब हो गया? सर, मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश तो की थी, लेकिन नहीं हो पाया। उस इलाके में अपने खबरी है नथु, उसे कुछ ना कुछ जरूर मालूम होगा, उससे पता करो। महेंद्र, चाबी। एक मिनट। नालंदा विहार सोसाइटी में जब हम पूछताछ कर रहे थे तो एक आदमी मुझे देखकर इतना घबरा गया था कि बाइक में अपनी चाबी छोड़कर जाने लगा था। मुझे लग रहा उस आदमी से मैं पहले कभी मिला हूं किसी केस के सिलसिले में। पता करो वो आदमी कौन था। अरे परेश भाई, और क्या हाल है? अरे सुनिए तो सही। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
बोलो बेटा। सर मेरी माँ खो गई है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम चिंटू है। कहाँ रहते हो? सर मैं विष्णुपुरी कॉलोनी में रहता हूँ, पर वहाँ के पुलिस वाले बात कर रहे थे कि मेरी माँ जहाँ से खो गई है वो इलाका आपके पुलिस स्टेशन के अंडर आता है, इसलिए मैं यहाँ चला आया। बेटा तुम्हारी माँ कहाँ से खोई? हमारे घर से ही। और घर कहाँ पे है तुम्हारा? है नहीं, था नालंदा विहार सोसाइटी में। नालंदा विहार में कौन सी बिल्डिंग? ए ब्लॉक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे हम। बेटा तुम्हारे पापा का नाम क्या है? पंकज। और मम्मी का नाम पूजा। हाँ, पर आपको कैसे पता? ये तो वही घर है जहाँ पर वो तो कौन सा केस है सर? नहीं कुछ नहीं बेटा। आपने कुछ खाया? नहीं। मैं इसको जूस पिलाओ। अंकल को मामा का नंबर दो, इनके मामा से बात करो और पंकज का नंबर लो और लेकर आओ उसको। जाओ बेटा। विष्णुपुरी पुलिस स्टेशन में फोन करो, पता करो इस केस की इन्वेस्टिगेशन की क्या प्रोग्रेस है। रिहायशी इलाके में घर के नीचे से मिले कंकाल से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। ऐसे में एक मासूम बच्चा अपनी माँ को तलाशते दर बदर ठोकरे खा रहा था। एक बच्चे के लिए माँ की ममता से ज्यादा और प्यारा क्या हो सकता है? माँ एक दिन जरूर मिलेगी, इसी विश्वास के साथ चिंटू लगातार कोशिश करता रहा। लेकिन क्या चिंटू को इसकी माँ मिलेगी? और उससे भी ज्यादा बड़ा सवाल ये था कि क्या चिंटू की माँ जिंदा थी? और अगर वो जिंदा थी तो अपने बच्चे के लिए कितना तड़प रही होगी? और ऐसी कौन सी मजबूरी होगी जो उसे अपने बच्चे के पास आने से रोक रही होगी? क्या पुलिस बेटे को अपनी माँ से मिलवा पाएंगे? चमक छल्लो, क्या नाम है तेरा? मुमताज। आहा, चल ताजमहल बनाते हैं। रोकड़ा है? कितने लेगी? 3000। 3000 तो बहुत है रे। अबे झंडू, ताजमहल बनाने की बात करता है और तेरे पास 3000 भी नहीं है। चल निकल यहाँ से। अरे नाराज क्यों हो रही है? चल 1000 देता हूँ। मैं क्या तुझे 1000 वाली लगती हूँ? एक बार सही से देख तो मुझे। 3000 लेती हूँ लेकिन मजा 30,000 का देती हूँ। तो 1000 लेके 10,000 का मजा देना, मुझे चलेगा। अबे झुमरू निकल यहाँ से। बड़ा आया, 1000 रुपए में ताजमहल बनाएगा। जा यहाँ से। तेरा बाप गांव के मंदिर का पुजारी है ना? देख, तेरे बाप को और प्रेमी को कुछ लोगों ने मार डाला। देख, तेरे जैसी अनाथ नौजवान लड़की को दुनिया वाले नोच खाएंगे। खुद से धंधे पे बैठ जा और रुआब से कमा, और मर्दों को अपनी उंगली पे नचा। नहीं, मैं मर जाऊंगी, पर ये गंदा काम कभी भी नहीं करूंगी। तेरे जैसी मना करने वाली लड़कियों को जिंदा गड्ढों में गाड़ देते और पुलिस को कंकाल तक नहीं मिलता। सोच ले। कितना लेगी? 5000। उस दिन तो 3000 में आई थी। तो उस दिन बाइक पे आया था ना, आज कार में आया है, इसलिए 5000। चल ठीक है, आप बैठ। कितना छापा? 5000 पे गई थी, लेकिन इतना खुश कर दिया कि 7000 ले आई। ए जुग जुग जियो मेरी बच्ची, बड़ा अच्छा हुनर पाया है तूने। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो उसे तुम लोगों ने। क्या बड़बड़ा रही है? देख, तेरा पुराना सेठ आ गया इस समय। अरे बीवी से झगड़ा हुआ होगा, तेरे पास आके दिल हल्का करेगा। जा, क्या बोलते? जाके सेठ का दिल बहला। अगर किसी की पत्नी गायब हो जाती है, गुम हो जाती है, तो जमीन आसमान एक कर देता है। और तुमने तो कोई खास खोजबीन भी नहीं की अपनी पत्नी की। सर अब क्या बताऊं, मेरी पत्नी खोई नहीं है, वो किसी के साथ भाग गई है सर।
ये क्या हो रहा है? पूजा, ये क्या हो रहा था? पूजा, पूजा गलत है ये। तुम मेरी बीवी हो, मेरे बच्चे की माँ हो। बस मामा और नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट पापा, गुड नाइट मामा। तुम भी खा लो। पूजा, जो कुछ भी हुआ है मैं उसे भूलने के लिए तैयार हूं। बस तुम अजय से मिलना जुलना बंद कर दो। पूजा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम देखो, हम लोग एक नई शुरुआत करते हैं, दूसरे शहर में जाकर रहते हैं। पूजा, मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। अंत में एक लेटर लिखकर घर के सारे गहने लेकर वो अजय के साथ भाग गई। वो लेटर है आपके पास? लेटर तो जला डाला है सर। जब पूजा गायब हुई तब चिंटू कहाँ था? अपने मामा के यहाँ था सर। समझिए, चिंटू को मामा के यहाँ भेजा, फिर पूजा और उसके प्रेमी को मार दिया और दोनों को अपने ही घर में दफन कर दिया। उसके बाद पूजा के गायब होने का नाटक, और फिर बिना नोटिस दिए घर छोड़कर, शहर छोड़कर चले गए। उस घर में मिले दोनों कंकाल पूजा और उसके प्रेमी अजय के ही हैं, है ना? सर, मैंने उन्हें नहीं मारा है और ना ही उन्हें दफनाया है। अभी भी टाइम है, सच सच बता दे। सर, मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया, किसी को नहीं मारा है मैंने। लगता है इन्हें किसी बात का गहरा सदमा लगा है। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूं, लेकिन अगर इनके मन से डर नहीं गया तो उन्हें ठीक होने में वक्त लगेगा। सर, एक रिक्वेस्ट है सर, बीवी के सपने में कंकाल आ रहे हैं, उसे मायके जाने की परमिशन दीजिए। ये रहा सर डॉक्टर का सर्टिफिकेट। आपको पता है ना, आपके घर में कंकाल मिले दो। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं रुकता हूँ ना सर यहाँ पर। वैसे ही मेरी बीवी का उन कंकालों से कोई लेना देना नहीं है सर। अगर होता तो वहाँ खुदवाती ही क्यों। ठीक है, उनको जाने की परमिशन दे रहा हूँ, लेकिन तुम शहर छोड़कर कहीं मत जाना। ओके सर। सर, कंकालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सर। पहला कंकाल आदमी का है और दूसरा किसी औरत का। उनकी एज और टाइम ऑफ डेथ? सर, इसको समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसमें थोड़ा टाइम और लगेगा। रिक्वेस्ट करो, देखो जल्दी कर सकें तो। सर, उस बिल्डिंग के पुराने रिकॉर्ड्स मैंने अच्छे से चेक कर लिए। 15 साल पहले वो बिल्डिंग जब बन रही थी तब 2 बार स्लैब गिरा था। फिर उसके कुछ ही दिनों बाद एक मजदूर और उसकी बीवी की कंस्ट्रक्शन साइट से मिसिंग होने की रिपोर्ट बाकी के मजदूरों ने लिखवाई थी, और फिर उसके कुछ ही दिनों बाद उन लोगों ने मिसिंग कंप्लेंट वापस भी ले ली थी। ये सब जानने के बाद उस समय के पीआई को जब शक हुआ और उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो पता चला कि बिल्डर ने जबरदस्ती मजदूरों को मिसिंग रिपोर्ट वापस देने के लिए मजबूर किया था। 2 बार बिल्डिंग का स्लैब गिरा और उसके बाद 2 मजदूर, एक आदमी एक औरत गायब हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी अंधविश्वास के कारण बिल्डर ने कुछ बली वली वाला कांड किया हो? नालंदा सोसाइटी, वो बिल्डिंग आपने ही बनवाई थी ना? जब वो बिल्डिंग बन रही थी 2 मजदूर गायब हुए थे वहां से, एक आदमी और एक औरत। और अब जो कंकाल मिला है वो भी एक आदमी और एक औरत का ही है। मामला सामने ना आ जाए इसलिए आपने अपने मजदूरों पर प्रेशर डाला था और उन्होंने कंप्लेन वापस ले ली थी, है ना? जी नहीं सर, पुलिस कंप्लेंट की वजह से मेरी बिल्डिंग का काम रुका पड़ा था और जिसकी वजह से मेरा बहुत नुकसान हो रहा था। फिर मैंने किसी तरह मजदूरों को समझा बुझा करके कंप्लेंट वापस करने के लिए मनाया। अपने गायब मजदूरों का नाम बता दीजिए। इतना पुराना रिकॉर्ड कौन रखता है सर? ये मजदूर हैं, कहीं 2 पैसा अधिक मिला यहाँ काम छोड़ के वहाँ चले जाते हैं। जब वो बिल्डिंग बन रही थी तो 2 बार उसका स्लैब गिरा था। कहीं ऐसा तो नहीं अंधविश्वास के कारण उन दोनों की नरबली दे दी गई हो? अरे सर, मैं धर्म कर्म करने वाला पंडित व्यक्ति हूँ और मैं बिल्डिंग का फाउंडेशन खुद खड़े रह करके वहाँ पर बनवाता हूँ और मेरी बिल्डिंग में ऐसा कांड हो ही नहीं सकता। आपकी बिल्डिंग में क्या कांड हुआ है और कैसे कैसे कांड हो सकते हैं वो हम पता लगा लेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर ये पता लगा ना कि इसमें आपका जरा सा भी हाथ है, आपकी खैर नहीं। सर, चोरत पुलिस स्टेशन से खाई में गिरी कार और मिसिंग डेड बॉडीज की फाइल आ गई है। करेक्ट, मनीष मिश्रा की गाड़ी खाई में गिरी थी और कार में मनीष और मीना की चप्पलें मिली थी, लेकिन दोनों की डेड बॉडीज नहीं मिल पाई थी। और भूषण मनीष का बिजनेस पार्टनर था और मनीष के मरने के बाद सारा का सारा बिजनेस भूषण के नाम हो गया। मार क्यों रहे साहब? जिस फ्लैट में कंकाल मिले थे उसके ऊपर पहले फ्लोर पे भूषण रहता है, जानता है उसे? हाँ साहब। भूषण उस फ्लैट में गया था जहाँ कंकाल मिले थे कभी भी? याद नहीं साहब।
देख केस उलझता जा रहा है और मेरा दिमाग भी। सच बता और जल्दी बता। ये याद आया साहब, एक बार भूषण को अपने घर फर्नीचर का काम करवाना था तो उसने अपने बीवी बच्चों को 8 दिन के लिए मायके भेज दिया और अपना सारा सामान नीचे फ्लैट पे शिफ्ट किया। मैंने चाबी दी थी। अब बता रही है कब दी थी चाबी? परेश जी के फ्लैट छोड़ने के बाद और पंकज जी के फ्लैट लेने से पहले। परेश ने नवंबर 2014 में फ्लैट छोड़ा था और पंकज ने जनवरी 15 में फ्लैट लिया था, तो दिसंबर 2014 में फ्लैट खाली था, तब दी थी चाबी। हाँ साहब। मनीष और मीना मिश्रा की गाड़ी भी दिसंबर 2014 में ही खाई में गिरी थी। टाइम तो मैच हो रहा है। सर हो सकता है भूषण ने ही मनीष और उसकी बीवी को मार के उस फ्लैट में दफना दिया हो। भूषण को लेकर आओ। सर संदीप, भूषण बिना किसी को कुछ कहे गायब हो गया। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। ये भूषण उन कंकालों के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर जानता है। अपने सारे खबरियों को एक्टिवेट करो और सारी पुलिस थानों में उसकी फोटो भेजो और उसका मोबाइल भी सर्वेलेंस पे डालो। सर। हेलो जय हिंद सर, आपके एरिया पे बाईपास रोड पर एक डेड बॉडी मिली है। क्या? सर ये तो परेश शाह है, अहमदाबाद वाले। सर इनको तो गला घोट के मारा गया है। सर ये तो वही हैं जो उस कंकाल वाले फ्लैट में किराएदार थे। लेकिन परेश तो उसी दिन अहमदाबाद वापस जाने वाला था। अगर वो अहमदाबाद नहीं गया तो शायद किसी होटल में रुका होगा। सारे होटल्स में चेक करो, कुछ ना कुछ क्लू जरूर मिलेगा। बॉडी का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और परेश के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। अच्छा मौसी, एक काम था। देख, धंधा छोड़ के जाने की बात छोड़ के कुछ भी मांग, तेरे लिए जान भी हाजिर है। अच्छा मौसी, वो जो शबनम के साथ लड़का था, ऐसा लगा कि मैंने उससे कहीं देखा है। शायद मेरे ही गांव का था। आप जानती हैं वो कौन था? यहाँ पे आने वाला कोई भी इंसान अपना सही नाम नहीं बताता, पर हाँ वो अपना नंबर देके गया है ताकि वो दूसरी बार आए तो एडवांस बुकिंग कर सके। रुक, मैं तुझे नंबर देती हूँ। जा। हेलो सुनील। रचना। सुनील, तुम जिंदा हो? मुझे लगा तुम्हें तो डकैतों ने। मुझे तुम्हारे प्यार और दुआओं ने बचा लिया रचना। तुम कहाँ हो सुनील? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हें अभी एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ। हो गई बात तेरे गांव वाले से? सर कमलेश का मोबाइल लोकेशन इसी एरिया में नजर आ रहा है। सर बॉडी तो बहुत बुरी तरह से जल चुकी है। ये तो गौरव की आईडी है। अरे रचना, कहाँ जा रही है तू? प्लीज मुझे जाने दीजिए। मालकिन को क्या जवाब दूंगा? क्या छिपा रही है? नहीं। क्या छिपा रही है? पैसे चोरी करके भाग रही है तू? नहीं नहीं नहीं। चल दिखा। अरे चल। छोड़ से गई। ये चोरी करके भाग रही है। सर परेश इंदौर पैलेस होटल में रुका था, वहाँ का सीसीटीवी फुटेज मिल गया सर। परेश इस आदमी के साथ बाहर निकला और उसके बाद परेश का मर्डर हो गया। पता लगाना पड़ेगा ये आदमी कौन है। अपने पैन डेटा, आधार डेटा और हमारे रिकॉर्ड्स सबसे चेक करो, कहीं ना कहीं से तो उसकी कुंडली जरूर निकलेगी। पहचानते हो? हाँ सर, ये तो कमलेश है। कहाँ रहता है ये कमलेश? यही पुरानी मंदिर के पीछे वाली गली में।
सुनो जरा, इधर आओ। जी। कमलेश इधर रहता है? हाँ। घर पे तो ताला लगा हुआ है, कहाँ गया वो? नहीं पता। नंबर है उसका? हाँ सर। नंबर ले लो। ओके सर। हाँ संदीप। सर, कमलेश तो गायब है, उसके घर पे ताला लगा हुआ है, लेकिन उसका नंबर हाथ लग गया। उसका फोन सर्वेलेंस पे डालो और ट्रैक करने की कोशिश करो। सर। हाँ संदीप। कमलेश का नंबर ट्रैकिंग पे डाल दिया है। कंट्रोल रूम बहुत जल्द उसका लाइव लोकेशन हमें अपडेट करेगा। काफी टाइम लग रहा है, लेकिन सर भूषण को ट्रैक कर लिया है, हमारी टीम उसे पकड़ के लेके आती होगी। बिना किसी को बताया गायब, किस बात का डर था? हमारी पूछताछ का? मैंने लोन लिया था और साहूकार मुझे परेशान कर रहे थे, तो मैं अपने दोस्त के घर चला गया था और सर मैंने अपना फ़ोन बंद कर लिया था। मैंने सोचा सर सब कुछ ठीक होगा और पैसों की जुगाड़ होगी तो मैं वापस आ जाऊंगा। दिसंबर 2014 में तेरे पार्टनर मनीष की गाड़ी खाई में गिरी, लेकिन उसकी और उसकी बीवी की डेड बॉडी नहीं मिली, सिर्फ कार मिली। और दिसंबर 2014 में ही तूने अपने बीवी बच्चों को बाहर भेजकर फर्नीचर बनाने के बहाने अपना सारा सामान नीचे वाले फ्लैट में शिफ्ट किया। तूने मनीष और मीना को मारा और उसके बाद उन्हें उस फ्लैट में दफनाया। देखिए सर, मैं आपसे बोल चुका हूँ, ना मैंने मनीष को मारा और ना ही मैंने मीना को मारा सर। सर मेरी बात सुनिए सर, एक बात बताइए, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगा? सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने मनीष मीना को नहीं मारा और ना ही मैंने उस फ्लैट में उनको दफनाया। मेरी बात पे यकीन कीजिए सर, प्लीज। सर कमलेश का नंबर ट्रैक हो। सर कमलेश का मोबाइल लोकेशन इसी एरिया में दिखा रहा है। जीपीएस ट्रैक करते रहो। सर लोकेशन तो यहीं कहीं दिखा रहा है। आसपास तलाशी लो। एक काम करो, इसका नंबर डायल करो। सर। आवाज आ रही है सर। सर उस तरफ से आवाज आ रही है। बॉडी तो बहुत बुरी तरह से जल चुकी है। सर ये फोन। सर आईडी। ये तो गौरव की आईडी है। फोन कमलेश का और आईडी गौरव की। आसपास देखो और कुछ मिलता है क्या? पंचनामा करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। उसकी वाइफ को इन्फॉर्म करो। गौरव को कौन मार सकता है और क्यों? सर गौरव के घर से मिले कंकालों के साथ इस मर्डर का कोई कनेक्शन तो नहीं है। और कमलेश का फोन गौरव की बॉडी के पास मिलना, यही कमलेश परेश के साथ होटल में दिखाई दिया था। इसके बाद परेश का मर्डर हो गया था। पता लगाना पड़ेगा ये कमलेश है कौन, और ये भी कि इन तीनों को मारने वाले अलग अलग लोग हैं या फिर ये तीनों केस एक दूसरे से जुड़े हैं और हत्यारा कोई एक ही है। सर हो सकता है गौरव और कमलेश की लाइफ से हमें कोई सुराग मिल जाए। इन दोनों के फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाओ और डिटेल्स निकालो। पहले परेश और उसके बाद गौरव की हत्या ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया था कि क्या कंकालों से जुड़ा कोई शख्स इन दोनों की हत्या का जिम्मेदार है, और अगर है तो उसकी वजह क्या है? गौरव की किसी से कोई दुश्मनी थी या फिर किसी ने कोई धमकी वगैरह दी हो? वो एक दिन अचानक मार्केट से घबराए हुए घर आए थे। क्या हो गया? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? नहीं कुछ नहीं। मैंने पूछा भी था लेकिन उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। उनकी फैमिली में और कौन कौन है? कोई नहीं है सर, वो अनाथ थे। बचपन में ही उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। उन्होंने बोला था कि किसी अनाथ आश्रम में वो पले बड़े हैं। उस अनाथ आश्रम का नाम मालूम है आपको? नहीं पता सर। देखिए गौरव की बॉडी हम आपको पोस्टमार्टम के बाद ही दे पाएंगे, अभी आप जा सकते हैं। पता करो कि गौरव कौन से अनाथ आश्रम में था, क्योंकि अगर वो वहां था तो गवर्नमेंट एजेंसीज के पास उसके सारे रिकॉर्ड्स हैं। हेलो क्या? ठीक है सर, एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हाथ लगी है। जी बोलिए। माँ आई एम सॉरी। माँ घर चलो माँ, घर चलो। नहीं बेटा मैं नहीं आ सकती। क्यों माँ? क्यों नहीं आ सकती आप घर? बेटा तेरे पापा। देखिए दूसरों के पर्सनल मामलों में दखल देना हमारा काम नहीं है, लेकिन फिर भी एक सलाह है, जो भी फैसला लें सोच समझ कर लें। सर गौरव की फोटो हूबहू एक आदमी से मिलती है जो 6 साल जेल काट चुका है, लेकिन जेल रिकॉर्ड्स में उसका नाम प्रसाद है। प्रसाद?
कौन सी जेल से छूटा? भोपाल सेंट्रल जेल में था सर, और पिछले महीने ही छूटा। कुंडली निकालो इसकी। गौरव से आपकी शादी कब हुई थी? से 2 महीने पहले। लव मैरिज थी या अरेंज? अरेंज। बता सकती हैं शादी फिक्स किसने करवाई थी? सब मैं गरीब परिवार की लड़की हूँ। गांव के पुजारी राघु चाचा ने हमारी शादी तय की थी। चलिए चलिए चल शुरू हो जाए। बताता हूँ सर, बताता हूँ मैं। सर मेरे और मेरे पिता की मंदिर की संपत्ति पर काफ़ी सालों से नज़र थी। मेरे ताऊ और उनकी बेटी हमारे रास्ते का रोड़ा बनी हुई थी। रचना को ठिकाने का लगाने के लिए मेरे पिता ने उसके बालों में जटा बनाई और मंदिर की पुजारन न बनने के बजाय उसे दासी बनने पर मजबूर किया। रचना अपने प्रेमी सुनील के साथ डकैतों का बहाना करके गांव से भाग जाना चाहती थी। वो सुनील मेरा पालतू था, उसने मुझे पूरा प्लान बता दिया। फिर मैंने नहले पे धैला फेंका सर। मैंने मंदिर पे अपना अधिकार बना लिया। इसके एवज में सुनील ने मुझसे मंदिर की मूर्ति मांगी। मैंने सोचा कि ये पीतल की पुरानी मूर्ति में रखा ही क्या है, और मैंने दे दी उसको। फिर एक दिन मुझे सुनील का फ़ोन आया और उसने मुझे बताया कि रचना जिंदा है, और तब तक मुझे पता चल चुका था कि मूर्ति बहुत कीमती है। तो मैंने सोचा कि शहर जाके रचना को ख़त्म भी कर दूंगा और सुनील से अपनी मूर्ति भी वापस ले लूँगा। वहाँ शहर में सुनील परेश शाह के घर में नौकर था। घर में कोई नहीं था और वहाँ पे टाइल्स का काम चल रहा था, और सुनील ने रचना को फ़ोन करके बुलाया और मुझे सौंप दिया। प्रसाद, तुम यहाँ? तुझे अपने रास्ते से हटाने का अधूरा काम पूरा करने आया हूँ। तुमने इसे यहाँ बुलाया जिससे मैंने इतना प्यार किया? मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। जहाँ तेरे बाप को भेजा, आज तुझे वहीं भेज रहा हूँ। वो मुकर गया। उसने वो मूर्ति वहीं कहीं फ्लैट में दफनाई है। सर जब मैंने ज़्यादा जोर डाला तो वो कहने लगा सर मेरे पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश कर देगा। मैं सर गुस्से में तिल मिला गया और मैंने सुनील को भी वहीं मार दिया। सुनील का इस तरह गायब हो जाना शक के घेरे में आ सकता था, तो मैंने परेश शाह के लौटने का इंतज़ार किया और उससे मिला। उसको ये बोला कि मैं सुनील का बड़ा भाई हूँ और सुनील बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, तो मैं उसे गांव ले जाने के लिए वापस आया हूँ। मैं वहाँ से तुरंत निकल गया, ये सोच के गया कि इस घर को या तो मैं किराए पे लूँगा या फिर खरीद लूँगा, जिससे कि मूर्ति मेरे हाथ में आ जाए। परेश और कमलेश को कैसे मारा? सर सुनील ने मुझे बताया था कि उसका मालिक परेश शाह हर साल 2 बार तीर्थ यात्रा पर जाता है। तो सर उसकी गैर मौजूदगी में मैं चोरी छुपे उसके फ्लैट में घुसा और मूर्ति खोजने लगा। कौन है? सर जब रात को मैं मूर्ति खोज रहा था तो कमलेश जो वहाँ पहले वॉचमैन था उसने मुझे देख लिया। सर मैंने उससे बहुत मिन्नतें की, उसे पैसे देने की कोशिश की और वो सर मान गया। उसने मुझसे पैसे लिए और चुप रहने का वादा किया। मुझे मूर्ति पाने का बहुत जुनून था सर, मुझे वो मूर्ति चाहिए थी। मैंने अपना नाम बदला, शादी की और गौरव नाम से उस फ्लैट में रहने लगा जहाँ पे मूर्ति दफन थी। मैंने उस घर में रहते हुए उस जगह को आइडेंटिफाई कर लिया था जहाँ मूर्ति थी, और सर मैं मुंबई गया उसका सौदा करके आया। लेकिन इसी बीच मेरी बेवकूफ़ बीवी ने मेरे ही गड़े हुए मुर्दे निकलवा लिए। इसी बीच आपने परेश शाह को पूछताछ के लिए बुलाया और परेश को वो कमलेश उसका पुराना वॉचमैन भी मिला और उसने उसको सब कुछ बताया कि मैं उस फ्लैट में घुसा था चोरी छुपे। परेश के दिमाग की बत्ती जल गई। उसने मुझे बुलाया और पूछताछ की। सर मैं और देर नहीं करना चाहता था। मैं सामान लेने के बहाने उस फ्लैट में गया और मूर्ति निकाली और परेश को मिलने के बहाने बुलाया। फिर मैंने सर कमलेश को मारा क्योंकि मैं कोई गवाह और कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए मैंने सर कमलेश को वहाँ जलाया, गौरव की आईडी वहाँ फेंकी जिससे लगे कि गौरव मर गया, और सर मैंने मूर्ति ली और गांव चला गया। बाकी की सारी उम्र जेल में सड़ेगा। रचना के साथ जो हुआ वो हमारे समाज की पिछड़ी हुई मानसिकता को प्रदर्शित करता है। रचना ने एक बड़ा सपना देखा, मंदिर की पुजारन बनने का, देवी माता की सेवा करने का, पर उसका ये सपना मंदिर की संपत्ति पर नजर गड़ाए लोगों को रास ना आया। उन्होंने रचना को जिस्म फरोशी के कीचड़ में धकेल दिया। कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, बस ये 2 नैना मत खाइयो, इन्हें पिया मिलन की आस। रचना की हिम्मत जैसे पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन अपने पुराने प्यार से मिलने की उम्मीद ने उसमें एक नए जोश का संचालन किया। जिस्म फरोशी के धंधे से छुटकारा पाकर पहुंच गई सुनीता अपने सुनील के पास।
लेकिन प्यार के नाम पर उसे सुनील से क्या मिला? सिर्फ धोखा। सोचिए, अगर रचना और उसके पिता सतर्क होते तो उसके चाचा और चचेरे भाई मंदिर को हथियाने में कभी सफल नहीं हो पाते। उनका व्यवहार दस्तक था आने वाले संकट का। रचना अगर आंख मूंद कर सुनील से प्यार न करती तो उसे कभी धोखा नहीं मिलता। वहीं परेश को भी खतरे की दस्तक मिली थी जब उन्हें कमलेश ने गौरव के बारे में बताया था। अगर वो लालच न करके सीधे पुलिस के पास जाते तो आज वो जिंदा होते। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।